हर सेल सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से। कुछ सब्सटेंसेस ये मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए सेल में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि सब्सटेंसेस उसको क्रॉस कर सके। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा फ्रॉम फिजियोलॉजी ओपन, और इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे मैकेनिज्म्स जिससे कि सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो अगर इस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के मैकेनिज्म्स को हम क्लासिफाई करें तो हम फंडामेंटली इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो ये इस पे बेस्ड होता है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, या तो वो अंदर जा रहा है या तो वो बाहर जा रहा है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, दैट मीन्स एटीपी यूज हो रहा है कि नहीं है। और ये तभी यूज होता है कि सब्सटेंस कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। या तो वो करेगा अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में, दैट मीन्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो मान लेते हैं अगर उसका बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो जब वो बाहर से अंदर जाता है तो वो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ऐसे ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऐसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में सेल को एटीपी की जरूरत पड़ती है ऐसे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पैसिव एक्टिव दो फंडामेंटल डिफरेंसेस। अब पैसिव में भी बहुत सारे टाइप्स हैं और एक्टिव में भी टाइप्स हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर है ऑस्मोसिस, और कुछ किताबों में बल्क फ्लो भी दिया हुआ है। तो ये क्या है वो भी हम बात करेंगे। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप्स हैं, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इनकी हम अलग अलग बात करेंगे। फिर ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्लासिफिकेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। काफी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और उनके लिए होता है वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की हम बात करेंगे। तो पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? जैसे उसका नाम बता रहा है सिंपल डिफ्यूजन, इसमें जो है जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को सब्सटेंसेस डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड होता है, देखो आउटसाइड हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन दो लेयर होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें लिपिड होता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिपिड को इजीली क्रॉस कर सकता है वो सब्सटेंस होता है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ही क्रॉस कर पाएगा। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, वो सिंपली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बाय इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और जो सब्सटेंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा है, इनसाइड द सेल वो कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो एक्चुअली मान लेते हैं यहाँ पे भी दो तीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ये ब्राउनियन मोशन की वजह से मूव करते हैं, उनकी एक इनहेरेंट एनर्जी होती है। तो सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और फिर वो इस मेम्ब्रेन पे टकराते हैं और इसमें डिसॉल्व होके अंदर चले जाते हैं। तो ये दोनों साइड होता है। ठीक है, क्योंकि इधर भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी ब्राउनियन मोशन से मूव करेंगे, मेम्ब्रेन पे टकराएंगे, डिसॉल्व करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो नेट मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट हम बोलते हैं, वो हो रहा है तुम्हारा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का, स्मॉल सब्सटेंसेस का, जो कि लिपिड सॉल्युबल है और इसमें एटीपी नहीं लग रही है। अब कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है बॉडी में जो इस तरह से क्रॉस करते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस। गैसेस जो होती है लिपिड सॉल्युबल होती है। कौन सी गैसेस बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है?
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन सेल्स को रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सेल से बाहर जाती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और भी गैसेस होती है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, वो तुम उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ोगे। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हॉर्मोन्स है जो कि लिपिड सॉल्युबल है, तो वो भी आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंपल डिफ्यूजन है इसकी एक स्पीड होती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, कितना फास्ट सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ये हमारा फिक्स लॉ बताता है। फिक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये फिर से आएगा। ठीक है, कई जगह आएगा। तो फिक्स लॉ बताता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो ये इसकी इक्वेशन, इसमें है डेल्टा पी। डेल्टा पी, फिर ये है हमारा एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, डिनोमिनेटर में है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। पहला है डेल्टा पी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि बाहर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हमने प्रेशर के उससे लिया है क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा पी होता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। नहीं तो हम इसको डेल्टा सी भी ले सकते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है सब्सटेंस का। मान लेते हैं स्टेरॉइड्स की बात करेंगे तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बात कर लेंगे। ठीक है, ये जो है कंपोनेंट, ये है मेम्ब्रेन के फैक्टर्स। मेम्ब्रेन कैसी है, अगर एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन ज्यादा है तो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन के। सिंपल है, देखो यहाँ पे इतनी मेम्ब्रेन ड्रॉ करिए, अगर ये मेम्ब्रेन बड़ी होगी तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स के चांसेस इस मेम्ब्रेन को हिट करने में ज्यादा होंगे, क्योंकि बताया है कि मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं और वो मेम्ब्रेन को हिट करके उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हिट करेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होगा। फिर डिनोमिनेटर है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मान लेते हैं अगर ये मेम्ब्रेन ज्यादा थिक है तो यानी कि मॉलिक्यूल्स को इससे ज्यादा डिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो थिकनेस जितनी बढ़ेगी सिंपल डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन हो गई इस इक्वेशन में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस भी हैं। अगर मान लेते हैं वो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली वो फास्ट ट्रांसपोर्ट करेगा। मॉलिक्यूलर वेट का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन कम होगा। तो इसमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस देखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन से ज्यादा है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस फैक्टर को कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिक्स लॉ रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बताता है जो फैक्टर्स रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इफेक्ट कर रहे हैं कौन से हो गए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो एक यहाँ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। क्वेश्चन है कि पहले पार्शियल प्रेशर जो आउटसाइड है वो 100 है। ठीक है, ये पहली लाइन देखो, और पार्शियल प्रेशर इनसाइड 50 है। तो यहाँ 100 है, यहाँ 50 है। एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन 50 मिलीमीटर स्क्वायर है, थिकनेस 0.5 मिलीमीटर है। अब सेम सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस हम चेंज नहीं कर रहे, सेम सब्सटेंस के लिए मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर बाहर जो है 100 की बजाय 200 हो जाता है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहते हैं, तो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा तो कितना टाइम्स बढ़ेगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इस पे बहुत सारे इस तरह से आजकल एमसीक्यू बनते हैं कैलकुलेशंस इन फिजियोलॉजी पर। ठीक है, अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे। हमने सिंपल डिफ्यूजन कवर कर लिया है, थोड़ा सा कंपैरिजन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का हम करेंगे बाद में, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे उसका नाम बता रहा है कि हमें
कोई ऐसी चीज की जरूरत होती है जो सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करे, उसकी मदद करे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने देखा था लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो ऐसे ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहे हैं। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही मूव करना चाहेंगे। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो मूवमेंट होगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, जो मेम्ब्रेन में लिपिड है ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें कैरियर और चैनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं कि ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, और ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं इनको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या दूसरा टर्म है इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली देखो मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है ना, तो ये प्रोटीन्स पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और इनका कुछ कंपोनेंट ऊपर भी रहता है और कुछ कंपोनेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी रहता है, सेल की तरफ भी रहता है। इस वजह से इनको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन पूरा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में पूरी तरह से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब मान लेते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मूव करना है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। तो वो ग्लूकोज को यहाँ पे बाइंड करेंगे। जब ग्लूकोज इस पे बाइंड हो जाएगा तो इस प्रोटीन का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। शेप चेंज हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ग्लूकोज इस तरफ दूसरी तरफ मेम्ब्रेन के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह फ्रक्टोज का भी ट्रांसपोर्टर होता है, वो भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ग्लूट 5 जो होता है वो फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये हो गए तुम्हारे कैरियर प्रोटीन्स। इन कैरियर प्रोटीन्स को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी देखेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जो मेम्ब्रेन में होते हैं, इनको कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। और उसके हिसाब से कि ये कैरियर प्रोटीन्स कितने सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या 2 सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से इनके दूसरे दूसरे नाम है। तो ये जो हमने ये देखा है ये यूनिपोर्ट है। यूनिपोर्ट क्योंकि ये एक ही सब्सटेंस को, ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में। हम ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ज्यादा सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनके अलग अलग नाम है। तो ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूनिपोर्ट का, जो ग्लूकोज को हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या एनर्जी लगेगी? नहीं, एनर्जी नहीं लगेगी, यहाँ सिर्फ कैरियर प्रोटीन लग रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है। अब चैनल क्या होता है? चैनल है एक दरवाजे टाइप है, समझ लो, ठीक है, उसको चैनल कहेंगे। ये या तो बंद होंगे और कुछ स्टिमुलस ऐसा आएगा कि ये चैनल खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये चैनल्स जो होते हैं जनरली तुम्हारा आयंस के लिए होते हैं और वाटर के लिए होते हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे कि वहां पे सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है। वाटर के लिए जो चैनल्स हैं उनका नाम है एक्वापोरिन्स, ठीक है। अब गाइटन ने ये जो है एक्वापोरिन्स जो वाटर चैनल है ये तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ाया है, लेकिन अब चैनल्स को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही बोलते हैं। तो एक्वापोरिन चैनल्स, अगर तुम्हारा एमसीक्यू आता है तो एक्वापोरिन चैनल्स तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कैरियर प्रोटीन लग रहा है और ट्रांसपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो हम उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम चैनल्स की बात कर रहे थे। अब ये चैनल्स भी हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, या तो ये होंगे लीकी चैनल्स या होंगे ये गेटेड चैनल्स। लीकी चैनल्स वो होते हैं जो कि हमेशा खुले रहते हैं, इनको कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है खुलने बंद होने के लिए। गेटेड चैनल्स है, इसका मतलब है यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है, गेटेड है, जब कोई स्टिमुलस आएगा तभी ये खुलेंगे। और इन गेटेड चैनल्स में भी हमें डिफरेंट टाइप के चैनल्स मिलते हैं। कौन से हैं वो? तुम देखोगे वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, लिगैंड गेटेड चैनल्स हैं और मैकेनो गेटेड चैनल्स हैं।
वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब है कि जैसे उसका नाम बता रहा है कि जब मेम्ब्रेन में वोल्टेज चेंज होगा तो ये चैनल्स खुल जाएंगे। लिगैंड गेटेड चैनल्स मतलब है कि जब कोई केमिकल आके इन चैनल्स पे बाइंड करेगा, तो यहाँ पे एक साइट होती है, ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल बाइंड कर सकता है। जब वो केमिकल इसमें बाइंड करेगा तब ये चैनल्स खुल जाएंगे और आयन मूवमेंट पॉसिबल होगा। और सिमिलरली मैकेनोगेटेड चैनल है कि जब कोई मैकेनिकल मूवमेंट होगा मेम्ब्रेन पे, जैसे कि हेयर सेल्स तुम देखोगे ईयर में है, तो जब वो मूव करेंगे तो वहां पे कुछ मैकेनिकल एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से ये चैनल्स खुल जाएंगे और आयन मूवमेंट होगा। किस डायरेक्शन में आयन मूवमेंट होगा? आयन मूवमेंट हमेशा इन चैनल्स की वजह से फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि ये सिर्फ दरवाजे की तरह है, जब ये खुल जाएंगे तो आयन जो है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या डिफरेंस बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन से लगा कि ये तुम्हारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए और लार्जर सब्सटेंस के लिए। एक एग्जांपल है जैसे फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट। जीआईटी में हम देखते हैं कि फैटी एसिड जो है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, तो फैटी एसिड जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन पर डिपेंड रहेंगे तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट है ना यहाँ पे, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट के लिए जीआई के जो सेल्स हैं वहां पे ये कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कुछ फीचर्स हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जो हमें पता होने चाहिए। पहली चीज, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक यानी कि ये जो कैरियर प्रोटीन है ये कुछ ही सब्सटेंस से बाइंड कर सकता है। देखो सिंपल डिफ्यूजन नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब है जो भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो सकता है, लिपिड सॉल्युबल है, वो उसमें क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर मेम्ब्रेन में किसी सब्सटेंस के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है, तो वो मेम्ब्रेन को तो ऐसे क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो ये स्पेसिफिक होता है, यानी जो सब्सटेंस कैरियर प्रोटीन से बाइंड कर सकता है, या चैनल भी तुम देखो कि स्पेसिफिक होगा। सोडियम चैनल है तो उससे सोडियम क्रॉस होगा, पोटेशियम चैनल है तो उससे पोटेशियम क्रॉस होगा, ठीक है। फिर लार्ज सब्सटेंस के लिए है, वो हमने एग्जांपल भी दिया कि फैटी एसिड जैसे लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन तब भी उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लगता है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए फिर अगर कोई सब्सटेंस इनको चैनल और कैरियर प्रोटीन को इनहिबिट कर दे, मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है कि जो चैनल प्रोटीन को ब्लॉक कर दे, तो क्या आयन का मूवमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका जो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो सकता है। तो इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकली भी यूज करते हैं कि सब्सटेंसेस होते हैं जो इन कैरियर प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देंगे और जिसकी वजह से हम ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन काइनेटिक्स की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है सैचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो करता है। इनफैक्ट ये जो तुमने फीचर्स देखे हैं, स्पेसिफिक, सैचुरेशन काइनेटिक्स, इनहिबिशन, ये हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी कह सकते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसमें कैरियर प्रोटीन लगता है वो तुम्हारा ये सब फीचर्स फॉलो करता है। उसका सैचुरेशन काइनेटिक्स होगा, स्पेसिफिक होगा और उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, ठीक है। तो ये है क्या सैचुरेशन काइनेटिक्स? देखो पहले हम देखेंगे लीनियर काइनेटिक्स। लीनियर काइनेटिक्स जो है सिंपल डिफ्यूजन में होती है। इसमें देखो एक्स एक्सिस में डेल्टा पी प्रेशर ग्रेडियंट है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन है, और ये लीनियर है। इसका मतलब है जैसे ही ये प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है वैसे ये रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये ऐसी लाइन है। सैचुरेशन काइनेटिक्स में क्या है कि प्रेशर ग्रेडियंट एक लिमिट तक बढ़ा तो तुम्हारा ये रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बढ़ता चला गया, लेकिन एक लिमिट बाद प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं बढ़ रहा है, ये प्लेटो हो गया है। तो इसका मतलब है सैचुरेशन हो गया है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये एक लिमिट के बाद बढ़ेगा नहीं, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट जो है मेम्ब्रेन के क्रॉस सब्सटेंस का वो बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ थे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अगर ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है ये बढ़ जाए, मान लेते हैं ये आउटसाइड 1000 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो लिनियरली
तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 100 हुआ, अंदर 2 है तो बढ़ेगा, मे बी 200 हुआ तो बढ़ेगा, 1000 पहुंच गया मे बी, तो अब इसके बाद वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो इसको एक टर्म यूज करते हैं टी मैक्स, इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। इससे ज्यादा रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बढ़ नहीं सकता है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? वाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फॉलो सैचुरेशन काइनेटिक्स, ये तुम्हारा एक रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए ये फॉलो करता है क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। अब कैरियर प्रोटीन्स का एक पर्टिकुलर नंबर है, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकते, और उनके मूव करने का भी, जो हमने कैरियर प्रोटीन यहाँ देखा था कि वो कॉन्फर्मेशन चेंज करेगा, शेप चेंज कर लेगा, तो उसके मूव करने का भी एक पर्टिकुलर रेट है। तो नंबर जो है, और इसको कहते हैं काइनेटिक्स, ठीक है, वो एक लिमिटेड है, उसके मूवमेंट भी एक लिमिटेड है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है वो लिमिटेड होगा। ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास कुछ कुर्सियां हैं, अब उन लोगों को कुर्सियों पे बैठना है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, ठीक है, उनके लिए हमारे पास कुर्सियां अवेलेबल हैं तो वो भी बैठ जाएंगे, लेकिन अगर लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हमारे पास उनके बैठने के लिए कुर्सियां ही नहीं है। तो हमारी एक लिमिट आ गई कि इससे ज्यादा लोग एक समय पे नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सैचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो करता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस और बल्क फ्लो की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।